आप सभी का इस स्वयंमुख प्रोग्राम में एक बार पुनः स्वागत है। इस उद्यमिता विषयक स्वयंमुख प्रोग्राम में अब तक हमने कई सारे विषयों पे चर्चा की है। आज जो चर्चा का विषय है वो है भारतीय व्यवसायों में जो समकालीन रोल मॉडल हैं वो कौन-कौन हैं। इसके अलावा आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि उनके मूल्य क्या रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने व्यवसाय को इतना आगे बढ़ाया है और इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि पारिवारिक व्यवसाय जो होते हैं उनमें संघर्ष के क्या कारण होते हैं और उसके लिए क्या समाधान ढूंढे जाएं या उसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो इस सत्र को सुनने के बाद सबसे पहले तो आप सक्षम होंगे यह समझने में कि भारतीय व्यवसाय में समकालीन रोल मॉडल कौन-कौन हैं और उनके मूल्य क्या रहे हैं। इसके अलावा इस सत्र का एक उद्देश्य यह भी है कि आपको यह समझाया जाए कि पारिवारिक व्यवसाय जो होते हैं उनमें संघर्ष के कारण क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी जान पाएंगे कि यदि परिवार में या जो पारिवारिक व्यवसाय है उसमें अगर संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए क्या क्या समाधान संभव हो सकते हैं। तो आइए अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करते हैं पारिवारिक व्यवसाय। तो पारिवारिक व्यवसाय हमेशा से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इनका जो किसी देश के विकास में भूमिका होती है वो बहुत अधिक होती है। चाहे विकसित देश हो अथवा विकासशील देश हो, पारिवारिक व्यवसाय हमेशा से ही सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी लाभ पहुंचाते रहे हैं और ये लाभ इनके द्वारा जो पहुंचाए जाते हैं वो प्रत्यक्ष भी होते हैं और अप्रत्यक्ष भी होते हैं। जैसे देश में स्वरोजगार इन्हीं के कारण ही चल पाता है, क्योंकि सरकार है या जो निजी क्षेत्र है वो कितनी नौकरियां उत्पन्न करेगा। जिस तेज़ी से देशों की जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेज़ गति से देशों की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाता। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोज़गार पैदा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के चलते स्वरोज़गार इसका सबसे अच्छा विकल्प होता है, जिसके माध्यम से बेरोज़गारी कम होती है, गरीबी कम होती है और इसको कम करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है पारिवारिक व्यवसायों की या व्यवसायों की। अब इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग निरंतर बढ़ती है। तो उन वस्तुओं की मांग को कैसे पूर्ण किया जाए, कैसे सेवाओं को प्रदाय किया जाए, इसके लिए भी जो पारिवारिक व्यवसाय हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए मांग और पूर्ति में संतुलन लाने का काम करते हैं। पारिवारिक व्यवसायों की भूमिका देश पिछले कई दशकों से बात की जाए तो इस स्वतंत्रता से पहले से भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और पिछले कई दशकों में इन्होंने लगातार प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाया है। अगर बात हम करें, भारत में फैमिली व्यवसाय का वर्तमान जीडीपी में लगभग 70% योगदान है, जो देश की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान दर्शाता है। देश में अगर बड़े व्यवसायिक घरानों की बात की जाए तो आपने बहुतों का नाम सुन रखा होगा। उसमें रिलायंस समूह हो गया, आपका अडानी ग्रुप हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज़ जो है, भारती एंटरप्राइजेज़ हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, ये सभी बड़े व्यावसायिक घराने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है एनमासे और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है भारत में उद्यमशील जो परिवार हैं देश की अगली आर्थिक लहर के चालक होंगे और उनका मुख्य लेन-देन जो है वो वित्त वर्ष 2042-43 तक सालाना 12.7% की औसत से बढ़कर 95.2 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान दिया गया है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में देश की प्रगति में इनकी भूमिका और भी प्रबल होने वाली है। आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगी कि पारिवारिक व्यवसाय होता क्या है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसा व्यवसाय जो किसी परिवार द्वारा चलाया जाता है या परिवार मिलके जिस व्यवसाय का संचालन करता है उसको पारिवारिक व्यवसाय कहा जाता है। ऐसा व्यवसाय जिसमें परिवार के 2 या 2 से अधिक सदस्य उसका संचालन करते हैं, उसको पारिवारिक व्यवसाय कहा जाता है। इसमें व्यवसाय से जुड़े जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात हो या प्रबंधन की बात हो, परिवार के सदस्य ही इसमें मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। अब इसका प्रारूप क्या-क्या हो सकता है? तो यह एकल व्यवसाय के रूप में हो सकता है, साझेदारी के रूप में भी पारिवारिक व्यवसाय चल सकता है, कंपनी के रूप में भी बड़े प्रारूप में इसको चलाया जा सकता है। लेकिन
सबसे मुख्य बात है कि इसका संचालन करेंगे तो परिवार के सदस्य ही करेंगे। वो पेशेवरों की मदद ले सकते हैं इसको चलाने में, लेकिन प्रबंधन और निर्णयन वो उन्हीं के हाथ में रहेगा, यानी परिवार के सदस्यों के हाथों में ही रहेगा। अब अगर बात की जाए इनके संचालन में, परिवार के सदस्य जो हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। व्यवसाय में उच्च पद पर जो आसीन लोग होते हैं वो परिवार के ही होते हैं। इस प्रकार व्यवसाय का संचालन हो, नीति निर्माण हो या उसका प्रबंधन हो, सब कुछ जो है उसमें पारदर्शिता बनी रहे और उसका संचालन उचित रूप से हो सके, इसके लिए यह प्रयास किया जाता है कि उच्च पदों पे जो आसीन रहेंगे वह परिवार के सदस्य ही रहेंगे। चूँकि इनका संचालन परिवार के सदस्य करते हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि संचालन वो मिलके इस तरीके से करें कि पारस्परिक हित को, परिवार का जो पारस्परिक हित है, उसको ही ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएँ। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक अकेला व्यक्ति पारिवारिक व्यवसाय चला रहा है या 2 लोग चला रहे हैं, तो वो अपने मन से या मन-मर्ज़ी से निर्णय ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो निर्णय लेना है वह परिवार के सदस्यों के, सारे परिवार के हित के लिए ही होना चाहिए। इसकी मुख्य अगली विशेषता जो अगर बोली जाए तो ये होता है कि पारिवारिक व्यवसाय जो होते हैं वो कई दशकों से क्योंकि चल रहे होते हैं, तो इनका संचालन जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इनके संचालन की जिम्मेदारी सौंपती है। एक पीढ़ी ने उस व्यवसाय को चलाया, तब तक दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई, तो पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को व्यवसाय की बागडोर सौंप के मुक्त हो जाती है और वह अगली पीढ़ी व्यवसाय का संचालन करती है। तो इस तरीके से यह पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवसाय होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो जो इसको स्थापित करने वाली पीढ़ी होती है, उनका अनुभव आने वाली पीढ़ियों को मिलता है और चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है, तो इससे जो व्यवसाय होता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग होते हैं, हर जनरेशन के लोगों की काम करने की कुशलता का फ़ायदा मिलता है, उनके अनुभव का फ़ायदा मिलता है, उनके जो ज्ञान है और उनका जो व्यापार को लेके सोच या विज़न है, उसका फ़ायदा परिवार के व्यवसाय को मिलता है। तो इस तरीके से पारिवारिक व्यवसाय की मुख्य विशेषता होती है, वह सभी लोग जो व्यवसाय के संचालन में शामिल हैं, वह व्यावसायिक मूल्यों को परिवार के हित से ही जोड़कर रखते हैं। यानी कि जो परिवार ने जिस सोच के साथ इस व्यवसाय को स्थापित किया था, जो परिवार के मूल्य हैं, यानी जो परिवार की जड़ें हैं, उनसे जुड़ के ही व्यवसाय किया जाए, उसके इतर ना काम किया जाए। तो पारिवारिक व्यवसाय की मुख्य विशेषता होती है परिवार के व्यावसायिक मूल्यों से सबका जुड़ाव और संस्थापक के विजन और मिशन को आगे बढ़ाते हुए काम करना। तो इस तरीके से ये परस्पर सहयोग और परस्पर हित की भावना के साथ काम करते हैं। तो इसके आधार पे अगर मैं इनकी कुछ विशेषताएं आप लोगों से चर्चा करूं, तो सबसे पहला इसकी विशेषता है, यह व्यवसाय जो है उसका स्वामित्व और संचालन का बड़ा हिस्सा परिवार के सदस्यों के पास ही होता है, किसी अन्य के पास नहीं होता। इसके अलावा जो रणनीतिक निर्णय होते हैं व्यवसाय से संबंधित, वह पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। जनरेशन दर जनरेशन इनका संचालन होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचालन होता है और व्यवसाय पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वह भी परिवार के सदस्यों का ही होता है। इसके अलावा मूल्य होते हैं, वह पारस्परिक साझा मूल्य होते हैं और सभी मिलकर एक ही विज़न, एक ही दूरदृष्टि को लेके काम करते हैं। अब इसमें क्योंकि परिवार द्वारा इसे चलाया जा रहा है, तो इसमें कुछ हद तक लचीलापन भी होता है। यानी अगर कोई चीज़ परिवर्तित करनी है या किसी चीज़ में बदलाव लाना है, तो उसमें बदलाव लाना थोड़ा-सा आसान होता है, क्योंकि बाहर के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट बोला जाए या दखल अंदाज़ी बोली जाए, वो थोड़ी-सी कम होती है। तो परिवार के सदस्य हैं, एक-दूसरे को जानते हैं, एक-दूसरे के हितों को समझते हैं, पारिवारिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए किसी भी बात में परिवर्तन करना इसमें सामान्यतः थोड़ा आसान होता है व्यवसाय के बाकी के प्रारूपों के मुकाबले। अब इसके अतिरिक्त इनका जो सामाजिक प्रभाव भी होता है, वह भी बहुत व्यापक होता है। और जो निर्णयन है वो परिवार की कई पीढ़ियों द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि कई सारी जनरेशन की पीढ़ी के लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो सबकी सोच, सबका काम करने का तरीका, कार्यशैली सब मिलके ही व्यवसाय के
पारिवारिक व्यवसाय है, उसके निर्णयन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पारिवारिक व्यवसाय में सबसे विशेष बात जो है वो ये है कि यह देश की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करते हैं और देश को आर्थिक और सामाजिक लाभ दोनों पहुंचाते हैं। इनसे केवल आर्थिक लाभ नहीं होता, बल्कि देश के सामाजिक संरचना को भी ये बहुत बेहतर तरीके से प्रभावित करते हैं। चाहे जीडीपी में योगदान की बात हो, चाहे निर्यात प्रोत्साहन की बात हो, दोनों ही में ही इनकी भूमिका बढ़ी रही है और लगातार बढ़ती रही है। और इसके अतिरिक्त देश में जो समाज को इनसे फ़ायदा होता है, उसको तो गिनाया ही नहीं जा सकता। तो इस तरीके से पारिवारिक व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते हुए उसे बढ़ाने का काम करते हैं। अब आगे समझते हैं। जैसे एक बहुत आम कहावत है कि घर में बर्तन होंगे तो वो बजेंगे ही। इसी तरीके से परिवार के सदस्य हैं, वह व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं, तो उनमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है। उनमें आपस में किसी बात को लेकर संघर्ष हो सकता है, उनकी आपस में किसी बात को लेके लड़ाई हो सकती है, विचारों का मेल न खाना, ये कई सारे मुद्दे होते हैं जिनके चलते पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार इसके बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष के क्या-क्या कारण हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष के मुद्दे कई बार छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समय पे रह के न सुलझाया जाए, तो वो मुद्दे बड़ा रूप ले लेते हैं, जो आगे चल के बड़ा विवाद का कारण बनता है और उसे निपटाना थोड़ा-सा जटिल हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर पारिवारिक व्यवसाय में किसी बात को लेके संघर्ष है या किसी बात को लेके कोई मतभेद है, तो उसे छोटे रूप में ही जितना जल्दी हो सुलझा लेना चाहिए, अन्यथा उसको लेकर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला जो संघर्ष का कारण है पारिवारिक व्यवसाय में, वो है भूमिकाओं में अस्पष्टता, यानी जिसे अंग्रेजी में रोल एम्बिग्विटी कहा जाता है। लोगों क्योंकि परिवार के सदस्य ही इसका संचालन कर रहे हैं, सबको मिलके अपना काम करना है, तो किसको कौन-सा काम करना है या किसकी भूमिका क्या है, जब यह स्पष्ट नहीं होता है, तो लोगों में, परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद बढ़ते हैं। क्योंकि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती और सबको काम मिला हुआ होता है, कोई अधिक काम कर रहा होता है, कोई कम काम कर रहा होता है और भूमिकाएँ स्पष्ट न होने के कारण उनमें आपस में संघर्ष लगातार बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा हम ये जानते हैं और हाँ, इसका प्रभाव व्यवसाय के संचालन पे भी बहुत पड़ता है। जब भूमिकाओं में अस्पष्टता के कारण पारिवारिक व्यवसाय में जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा पेशेवारिता की कमी भी संघर्ष का एक कारण है, क्योंकि व्यवसाय का संचालन परिवार के सदस्य ही कर रहे हैं, तो पेशेवरों को बाहर से कम हायर किया जाता है, उनकी कम नियुक्ति होती है, उनकी संख्या व्यवसाय में कम होती है। तो जो अब चूँकि परिवार के सदस्यों को हर चीज़ का ज्ञान बहुत बेहतर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और पेशेवर जो हैं वो कम संख्या में होते हैं या न के बराबर होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पेशेवरिता का ज्ञान या पेशेवर लोगों का ज्ञान व्यवसाय को मिलता, उसका लाभ जो व्यवसाय को मिलता, उससे व्यवसाय वंचित रह जाता है और पेशेवरिता की कमी के कारण व्यवसाय को अन्य व्यवसायों की तुलना में, जो कि पेशेवर लोगों को रखे होते हैं, उसके चलते कुछ हानि उठानी पड़ती है। इसके अलावा व्यवसाय जो है वह परिवार के ही वित्तीय स्रोतों से चलता है, तो कई बार इनको सीमित वित्त की भी एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास अपना वित्त है, बाहर से ये लेने में थोड़े से हिचकते हैं या ये मान के चलते हैं कि जितना बाहर से लेंगे उतना दूसरों पे निर्भरता बढ़ेगी और उनका दखल भी व्यवसाय में उतना बढ़ेगा। तो कोशिश करके पारिवारिक व्यवसाय वाले जो उद्यमी होते हैं या जो परिवार होते हैं, वह अपने ही वित्त के स्रोतों से व्यवसाय को चलाना पसंद करते हैं, जिसके चलते इनकी वित्त की उपलब्धता थोड़ी-सी सीमित हो जाती है। अगला जो संघर्ष का कारण है वह है व्यवसाय से जुड़ाव। ये बहुत सामान्य सी बात है कि जब हमारा किसी चीज़ से भावनात्मक जुड़ाव होता है, तो हम व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पाते हैं और व्यवसाय जो है वह भावनाओं से जुड़ के तो चलता है, लेकिन व्यवहारिक निर्णयों का लिया जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पारिवारिक व्यवसाय में सदस्यों का अपने जो व्यवसाय है उससे जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, उसके चलते कई बार वह
व्यवहारिक निर्णय नहीं ले पाते जो कि व्यवसाय के हित में होते हैं और दीर्घकाल में इसकी हानि व्यवसाय को उठानी पड़ती है। अब इसके अलावा जो सदस्यों की भिन्न प्राथमिकताएं हैं वह भी पारिवारिक व्यवसाय में हानि का एक कारण बनती हैं। जैसे परिवार के सदस्य मिलके इसको चला रहे हैं, अगर उनमें जनरेशन गैप है, पीढ़ी का अंतर है, तो उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में भी लाज़मी है कि अंतर ही होगा। तो ऐसे में किसी की प्राथमिकता समाज को लाभ पहुंचाने की हो सकती है, किसी की प्राथमिकता लाभ कमाने की हो सकती है, किसी की प्राथमिकता कुछ और हो सकती है। तो इसके चलते भी पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा हम जानते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय में संवाद न होना, इनफैक्ट कहा जाए तो संवादहीनता हर जगह ही दिक्कत का कारण है। अगर पारिवारिक व्यवसाय में आपस में लोगों में बातचीत बंद है, बोलचाल बंद है या उन्होंने संप्रेषणहीनता को अपना लिया है, तो कॉन्फ्लिक्ट या जो मतभेद हैं वो और बढ़ते हैं, क्योंकि लोग बात ही नहीं करेंगे तो मुद्दे बनते चले जाएंगे और उनको निपटाना और मुश्किल हो जाएगा। तो संवादहीनता या संप्रेषण न होना भी पारिवारिक व्यवसाय में लड़ाइयों का या मतभेद का एक बड़ा कारण होता है और संघर्ष इसी के चलते उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अलग-अलग सदस्यों को अलग-अलग महत्व, पारिवारिक व्यवसाय में हो सकता है किसी एक सदस्य को ज़्यादा महत्व दिया जाए, दूसरे सदस्य को उसकी अपेक्षा कम महत्व दिया जाए। तो जब पारिवारिक व्यवसाय में सदस्यों को अलग-अलग महत्व दिया जाता है, तो कुछ को ज़्यादा महत्व, कुछ को कम महत्व, बाकी के सदस्यों में गुस्सा उत्पन्न कर सकता है, अशांति उत्पन्न कर सकता है, जिसके चलते संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा संघर्ष का एक कारण जो है वह है सदस्यों का प्रभुत्वपूर्ण रवैया। पारिवारिक व्यवसाय क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो परिवार के कुछ सदस्य जो हैं उनमें प्रभुसत्ता की भावना होती है या वह पहले से ही प्रभुसत्ता वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसी दशा में उनका जो प्रभुसत्ता वाला अप्रोच है या जो दृष्टिकोण है, उसके चलते वो अपनी राय दूसरों पर थोपते हैं या सारे अधिकार व्यवसाय के या निर्णय के अपने पास ही केंद्रित रखते हैं, जिसके चलते भी व्यवसाय में जो है वह संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अगला जो संघर्ष का कारण है वो है उचित उत्तराधिकार की योजना का अभाव, जिसको अंग्रेजी में सक्सेशन प्लानिंग कहा जाता है। आपने सुना होगा, जो लोग अच्छे नेता होते हैं, अच्छा नेतृत्व हमेशा अपनी सेकंड लाइन तैयार करने में विश्वास रखता है। यानी आप अगली पीढ़ी को तैयार रखिए, क्योंकि आप हमेशा नहीं रहने वाले हैं। आपके बाद उस जगह को कौन संभालेगा, उस काम को कौन करेगा, उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि कई बार पारिवारिक व्यवसायों में इसको लेके बहुत क्लेश और कलह हुई है कि किसको व्यवसाय की बागडोर सौंपी जाए या आगे संचालन कौन करेगा। तो जब सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती या उचित उत्तराधिकार का अभाव होता है कि आने वाले समय में व्यवसाय कैसे आगे बढ़ेगा, उसका संचालन कौन करेगा, वो किसके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर जब भ्रम रहता है या स्थिति स्पष्ट नहीं रहती, तो ये भी संघर्ष का एक कारण बनता है। और परिवार के सदस्यों के अहम का टकराव, ये भी एक बड़ा कारण होता है संघर्ष का, क्योंकि परिवार के सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं। वो रक्त संबंधी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो परिवार का हिस्सा हैं और अगर उनका ईगो आपस में टकराता है, उनका अहम आपस में टकराता है, तो इसका खामियाजा पारिवारिक व्यवसाय को भुगतना पड़ता है। तो इसके आधार पे इन सभी बिंदुओं को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि परिवार जो है उसके व्यवसाय में, पारिवारिक व्यवसाय में किन-किन बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होता है या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और इन सब का जो प्रभाव होता है वह व्यवसाय के संचालन पर पड़ता है और इसका प्रभाव अगर आपने अंश पूंजी जुटा रखी है तो आपके अंशधारकों पर भी पड़ता है। तो आइए समझते हैं आगे कि पारिवारिक व्यवसाय में अगर संघर्ष की स्थिति है तो उसको आप प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको निपटाया कैसे जाए या उसको कैसे मैनेज करके ख़त्म किया जाए। तो पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष को कम करने के लिए कई सारी तकनीकें होती हैं, उनका उपयोग करके इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और इनके द्वारा उसका उपाय और समाधान निकाल कर सही समय पर उनको रोका जा सकता है या बड़ा रूप लेने से पहले उसको छोटे रूप में ही सुलझाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है
वो है सबकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना। जब आप लोगों को उनकी भूमिका बता देंगे कि किसको क्या काम करना है, किसका क्या उत्तरदायित्व है, तो संघर्ष की स्थिति को सँभाला जा सकता है। इसके अलावा आपस में संवाद को बढ़ाना, लोगों के क्लेशों को दूर करना, उनके आपस में बातचीत के मौके बढ़ाना, या आपस में समय-समय पर आप उनके जो सेशंस हैं काउंसलिंग के वो रख सकते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में संवादहीनता ना हो, इसको अगर ध्यान में रख लिया जाए, तो बहुत से जो संघर्ष हैं या लड़ाइयाँ हैं, वो सही समय पे आसानी से ख़त्म की जा सकती हैं। इसके अलावा समय-समय पर परिवार के सदस्यों की मीटिंग भी रखी जा सकती है, सभा भी रखी जा सकती है, जिसमें वो आपस में वार्तालाप करके अपने जो विचारों की भिन्नता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक तकनीक और है, वो है पेशेवर लोगों से व्यवसाय का संचालन कराना। अगर पारिवारिक सदस्य जो हैं वो सारे कामों में कुशल नहीं हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कुछ पेशेवर लोगों को बाहर से हायर कर लिया जाए। आप पेशेवर लोगों को लीजिए, उनको काम पे रखिए, उनके ज्ञान और कौशल का फ़ायदा लीजिए और अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। तो इसके माध्यम से भी बहुत सी जो लड़ाइयाँ हैं या जो विचारों में भिन्नता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। और जो अगला तरीका है, वो है मीडिएशन का या मध्यस्थों की सहायता लेना। जब पारिवारिक व्यवसाय में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या उनका सुलझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है और परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत को तैयार नहीं होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। आप किसी मध्यस्थ को बुलाइए, जो आप दोनों को जानता हो या न भी जानता हो, और वो दोनों के पक्षों को सुन के पारिवारिक व्यवसाय में लड़ाई के जो भी कारण हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा सुझाव या बहुत ही बेहतर तरीका सुझा सकता है, जिसके चलते भी पारिवारिक व्यवसाय में जो संघर्ष हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके चलते मध्यस्थ अपनी भूमिका निभाते हैं और पारिवारिक व्यवसाय में लड़ाइयों को वो ख़त्म करने का प्रयास भी करते हैं। तो इन सभी तकनीकों के द्वारा जो पारिवारिक व्यवसाय हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार का संघर्ष है, उसका हल निकाला जा सकता है, उसका समाधान ढूँढा जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी व्यवसाय हो, पारिवारिक व्यवसाय हो, उसमें संघर्ष ना हो, क्योंकि कोई परिवार ऐसा नहीं होता जहाँ लड़ाई ना हो। लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो प्यार होगा तो लड़ाई तो होगी ही होगी, लेकिन उस लड़ाई का खामियाजा व्यवसाय को न भुगतना पड़े, इसके लिए यह सारी तकनीकें बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं अगर इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो अब आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं भारतीय पारिवारिक व्यवसाय के जो समकालीन आदर्श हैं, वो कौन-कौन से हैं। भारत में ऐसे कई सारे पारिवारिक व्यावसायिक समूह हैं, जिन्होंने देश के विकास में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और ये निरंतर अपना योगदान देते रहे हैं और इनका योगदान बढ़ भी रहा है। तो ये अन्य लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकते हैं और बेहतरीन ये उदाहरण प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो देश में जो मौजूदा पारिवारिक व्यवसाय के जो आदर्श हैं, पारिवारिक व्यवसाय के रूप में भी हैं या जिनको ट्रस्ट के रूप में भी चलाया जा रहा है, दोनों को आप ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। उनके उदाहरण के तौर पे मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी रिलायंस समूह का। रिलायंस समूह की स्थापना धीरूभाई अंबानी द्वारा की गई और वर्तमान में यह मुकेश अंबानी जी द्वारा संचालित है। रिलायंस समूह जो है वो देश के निजी क्षेत्र के व्यावसायिक घरानों में से एक है। इनके द्वारा बिजली उत्पादन और वितरण, बुनियादी ढांचा, परिवहन, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लाखों ग्राहकों को सेवा इनके द्वारा प्रदान की जाती है। इनके जो संस्थापक रहे हैं धीरूभाई अंबानी, उनके समय से जो मूल्य चले आ रहे हैं, उनको परिवार ने आगे बढ़ाया है और इनका जो सबसे बड़ा मूल्य है, जिसको ये लेके कार्य करते हैं, वह है ग्राहक सम्मान अथवा ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। इनके लिए ग्राहक और उसकी उम्मीद पर खरा उतरना ही सर्वोपरि है। इसके अलावा जो इनका अगला मूल्य है, वो है एक टीम और टीम कार्य, यानी यह टीम वर्क में यकीन रख के काम करते हैं। ये मान के चलता है यह समूह कि सभी एक हैं और सबको एकजुट होकर टीम के रूप में काम करना है, अर्थात ये टीम कार्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा सामाजिक दायित्व, समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना
और अधिकतम लौटाने का प्रयास करना और सामाजिक दायित्व को का बेहतर तरीके से निर्वहन करते हुए तत्पर बने रहना समाज की बेहतरी के लिए, ये इनका एक और मूल्य है जिसको लेकर ये काम करते हैं। और इनका एक जो मूल्य है वह सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, वो है प्रतिस्पर्धा के लिए सम्मान, यानी रिस्पेक्ट फॉर कंपटीशन। यानी आप जितना अपनी सफलता से जितना आप अपनी असफलता से सीखते हैं, उतना ही आप अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता से भी सीख सकते हैं। ये अपने प्रतिस्पर्धियों से भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी सफलता से प्रेरणा लेकर काम करने में यकीन रखते हैं। अगला जो ग्रुप है उसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की और यह एक वैश्विक व्यवसाय का रूप ले चुका है आज। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रमुख निवेश होल्डिंग कंपनी है और इसकी प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% जो इक्विटी शेयर पूंजी है वह परोपकारी ट्रस्टों के पास है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सृजन और कला एवं संस्कृति को सहयोग प्रदान करने में काम करते हैं। इनका जो मूल्य है वह है निष्ठा, जिसको अंग्रेजी में इंटेग्रिटी कहा जाता है। अब इनके सभी कार्यों में पारदर्शिता, ईमानदारी और समता लाते हुए नैतिकता के साथ काम करने को ये बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा उत्कृष्टता, यानी जिसे अंग्रेजी में एक्सीलेंस कहा जाता है, ये सभी कामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, उत्कृष्टता लाना, परफेक्शन लाना, एक्सीलेंस लाना, इनका अगला मूल्य है। अगला जो मूल्य है वो है एकता। अपने सभी कर्मचारियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करना, विश्वास और एकता के साथ रहना, यह टाटा समूह का एक बड़ा मूल्य है। और अग्रणी, यानी लीड लेना, अपने सभी कार्यों में अग्रणी रहना, चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करना, नवीन समाधान विकसित करना, गहन ग्राहक अंतर्दृष्टि का उपयोग करना, ये सभी इनके मूल्य हैं और इसके चलते ही यह हर काम में अग्रणी बने रहते हैं। अगला जो पारिवारिक व्यवसाय है या जो समूह है वो है अडानी समूह। अडानी समूह भारत में एक विविधीकृत संगठन है जिसमें 11 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल हैं। समूह द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है और परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा उपयोगिता में के व्यवसायों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने देश और वैश्विक स्थान में अपनी एक अग्रणी भूमिका के रूप में छवि स्थापित की है। अडानी पोर्ट्स हो या अडानी पावर हो, दोनों ने ही समूह को और पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और जो समूह के प्रमुख हैं वो श्री गौतम अडानी जी हैं। उन्होंने इसकी स्थापना की और लगातार समूह जो है वह विकास और विस्तार के पथ पर काम कर रहा है। अब इनके मूल्य क्या क्या हैं? इनका सबसे पहला मूल्य है राष्ट्र निर्माण, यानी समूह के द्वारा जो काम किया जाएगा, जो भी लक्ष्य होगा समूह का, वो इस बात पे जोर देने के लिए है कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण के लिए ही होना चाहिए। हमारे द्वारा जो भी किया जाए वह राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। यह इस समूह का बड़ा और एक पहला मूल्य है। जो इनका अगला मूल्य है वह है संधारणीयता, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। अपने संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना कि हम उसका कुशलतम उपयोग भी कर पाएँ और आने वाली पीढ़ी के लिए अपने संसाधनों को सौंप के भी जाएँ। इस मूल्य को लेके ही समूह द्वारा काम किया जाता है और ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस या व्यावसायिक प्रथाओं को यह महत्व देते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों, जिससे पर्यावरण में संधारणीयता बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो आपने इन सभी समकालीन रोल मॉडल्स के बारे में सुना और समझा, तो निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक व्यवसाय जो है देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी हैं और वे अपने कुशलतम संचालन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो पारिवारिक व्यवसाय के सदस्यों में कुछ टकराव पैदा कर देती हैं। तो अगर उनका प्रभावी तरीके से निपटारा कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक संघर्ष को वहीं विराम दिया जा सकता है और इनका संचालन भी बेहतर बनाया जा सकता है।
लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो पारिवारिक व्यवसाय के संचालन में लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सब का अपने परिवार के नैतिक मूल्यों से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। वो उससे जुड़े होने चाहिए और सबका प्रयास एक ही दिशा में होना चाहिए, वह है संस्थापक के लक्ष्यों को आगे ले जाना, उसका विस्तार करना और उसको व्यापक पटल पर एक मजबूत छवि प्रदान करना, जिससे व्यवसाय प्रगति भी कर सके और अपनी परंपरा और निष्ठा को बनाए रख सके। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आपको पारिवारिक व्यवसाय के बारे में समकालीन रोल मॉडल जो रहे हैं और जो हैं उनके बारे में सुन के काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि यदि आपको पारिवारिक व्यवसाय को अपने आगे बढ़ाना है, तो आपको कैसे और क्या करना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। उद्यमिता विषय के इस मूक प्रोग्राम में, स्वयं मूक प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।